हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका क्विक इको में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जून 2006 के नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स के पीवाईक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने पीवाईक्यूज किए थे 2004 और 2005 के। आज हम 2006 के पीवाईक्यूज करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, In case of public good market, demand is derived by vertical summation of public good R। देखिए, पब्लिक गुड वर्टिकल समेशन को डिराइव करता है और प्राइवेट गुड हॉरिजॉन्टल समेशन को डिराइव करता है। अब हमें पूछ रहा है कि अब इसमें से जितने ऑप्शन हैं इसमें से पब्लिक गुड क्या डिराइव करता है। तो क्या ये फ्री गुड है, क्या ये अनलिमिटेड इन सप्लाई है, क्या ये ओन्ड बाय पब्लिक सेक्टर है, और क्या ये नॉन राइवल इन कंजम्पशन है। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि पब्लिक गुड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है नॉन एक्सक्लूडेबल, और जो दूसरा इंपॉर्टेंट है कैरेक्टरिस्टिक्स वो है नॉन राइवल इन कंजम्पशन, और ये भी है नॉन एक्सक्लूडेबल इन कंजम्पशन। ठीक, तो हमारे तीन चारों ऑप्शन में से जो पब्लिक गुड के कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमें ऑप्शन नंबर 3 में मिल रहा है कि ये है नॉन राइवल इन कंजम्पशन। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि मैच करना है हमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। ये कुछ यहाँ पे इकोनॉमिस्ट के नाम है और उन्होंने कुछ अपने थ्योरीज दी हुई है, उसमें बात की हुई है इन टर्म्स की। तो देखते हैं कि कौन से इकोनॉमिस्ट ने किस टर्म की बात की हुई है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें जो आता हो पहले हमें उसे सॉल्व कर लेना चाहिए। मान लीजिए कि किसी बच्चे को ऊपर के कुछ नहीं आते हों और उनको डी आता हो कि स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग दिया था सैमुअलसन ने, तो हम पहले डी को 3 से मिला देंगे। मान लीजिए हमें कुछ भी ना आता हो कि हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, तो हमें अपने कोड में देखना है कि जो हमारा डी है वो क्या वो थर्ड से मैच है किसी कोड में। तो हम इसमें से देखेंगे कि डी थर्ड से मैच सिर्फ और सिर्फ एक ही कोड में है, तो हमें बिना किसी मेहनत के हम ये सही कर सकते हैं, ये हमारा आंसर एकदम सही होगा। लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं और भी बच्चों के लिए जिनको नहीं समझ में आता हो। ये एक ट्रिक है ऐसे कोड को सॉल्व करने के लिए। अगर हमें ना भी आता हो तो भी हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे सही कर सकते हैं। अब देखिए, एंट्री प्रिवेंटिंग प्राइस। तो एंट्री को प्रिवेंट करने की बात जेएस बेन ने अपने थ्योरी में की है। डिफरेंशियल रेंट की बात करते हैं डेविड रिकार्डो, और फॉर कंज्यूमर सरप्लस ये दिया है जीआर हिक्स ने। तो इस तरह से अगर हम अपने कोड को मैच भी कर ले तो भी हम देखते हैं ए का सेकेंड हमें यहाँ पे मिल ही रहा है। डिफरेंशियल रेंट फर्स्ट, तो ये इस कोड में फर्स्ट है, और एंट्रिंग प्रिवेंटिंग प्राइस फोर्थ, तो इस हमें फोर्थ है। यानी कि हमारा ये बिल्कुल करेक्ट था, जो कि हम सिर्फ एक ऑप्शन से भी कर सकते थे। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मार्शलियन डिमांड कर्व कैन बी डिराइव्ड विद द यूज ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। अब देखिए, रिवील प्रेफरेंस थ्योरी हमें सैमुअलसन ने दिया हुआ है, लेकिन हमें इसमें पूछा है कि मार्शलियन डिमांड अगर हमें निकालना हो, डिराइव करना हो, तो हम रिवील प्रेफरेंस थ्योरी में से ऐसा क्या इग्नोर कर देंगे कि हमें ये मार्शलियन डिमांड मिल जाए, डिराइव कर लें हम। तो मार्शल जो है वो प्राइस इफेक्ट, डिमांड इफेक्ट, इन सब की बात करते हैं, लेकिन मार्शलियन डिमांड कर में कभी कहीं भी इनकम इफेक्ट की उन्होंने नहीं बात की है। तो इसीलिए इनकम को उन्होंने कॉन्स्टेंट माना है। तो इसलिए अगर हम इसको इग्नोर कर देंगे तो हम रिवील प्रेफरेंस थ्योरी को यूज़ करके मार्शलियन डिमांड कर्व को निकाल सकते हैं। ये सब तो मार्शल के फंक्शन में है ही, तो इसलिए हमारा ऑप्शन होगा बी। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। इफ द टू गुड्स आर बैड सब्सटीट्यूट। अब देखिए, सब्सटीट्यूट का मतलब क्या होता है। सब्सटीट्यूट का मतलब होता है कि अगर आपके पास कुछ है, अगर वो महंगा हो जाए तो आप उसको छोड़ के दूसरी चीज़ वैसी ही सिमिलर दिखती हुई आप ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए कि लक्स का साबुन है और डव का साबुन है। हमें डव बहुत पसंद है, लेकिन अचानक से डव का प्राइस पहले 50 रुपये था, अब 70 रुपये हो गया, और ये लक्स जो था वो 45 रुपये का ही था और अभी भी 45 रुपये का ही है।
तो अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे अरे यार डव तो बहुत महंगा है, हम इसको छोड़ के, दोनों साबुन ही है लेकिन फिर भी हम इसको सब्सटीट्यूट करके अब हम क्या चले गए हैं, लक्स ले लिए। तो यानी कि इसको हम कहते हैं सब्सटीट्यूट। बैड सब्सटीट्यूट का मतलब होता है कि इसका प्राइस कुछ भी हो, हम इसी को यूज़ करेंगे, हम बहुत ज़्यादा सब्सटीट्यूट नहीं कर रहे हैं चीज़ों को, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं बैड सब्सटीट्यूट। बैड सब्सटीट्यूट अगर कोई चीज़ का हो रहा हो तो उस वैसे इंडिफरेंस, मतलब ये इंडिफरेंस कर्व का है कि सब्सटीट्यूट, तो इंडिफरेंस सब्सटीट्यूट कैसा हो जाएगा, यानी कि उसका फंक्शन, उसका लाइन ग्राफ कैसा बनेगा, तो क्या ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो बिल्कुल नहीं। अगर वो सब्सटीट्यूट होता एकदम परफेक्ट सब्सटीट्यूट तब तो स्ट्रेट लाइन बनता, लेकिन यहाँ पे बैड सब्सटीट्यूट है तो ये तो वो होगा नहीं। फिर अप्रोच अ स्ट्रेट लाइन, अब ये स्ट्रेट लाइन भी कैसे अप्रोच करेगा, पहले तो ये अगर सब्सटीट्यूट होता तो हम कह सकते थे कि अप्रोच करेगा, अप्रोच मतलब कि जा सकता है, लेकिन ये बैड है तो इसीलिए ये भी नहीं होगा। क्या इसका स्लोप अपवर्ड होगा, तो अब देखिए अगर अपवर्ड स्लोप होता तब तो ये स्ट्रेट लाइन होता, लेकिन स्ट्रेट लाइन तो होगा नहीं, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। अब बचा हमारे पास ये ऑप्शन नंबर सी कि अप्रोच और राइट एंगल, तो ये बात सही है। अगर बैड सब्सटीट्यूट है यानी कि ये थोड़ा थोड़ा अब कॉम्प्लीमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स में जाएगा, तो हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट इंडिफरेंस कर्व का हमारा शेप राइट एंगल होता है, लेकिन ये पूरी तरह से कॉम्प्लीमेंट तो है नहीं, तो इसीलिए पूरी तरह से राइट एंगल नहीं होगा, लेकिन ये अप्रोच और राइट एंगल हम इसको कह सकते हैं क्योंकि ये बैड सब्सटीट्यूट है इसलिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि अ गिवन टोटल आउटले ऑन अ फैक्टर इनपुट, एक हमें टोटल आउटले दिया है फैक्टर इनपुट का, अवेलेबल एट अ गिवन प्राइस इज रिफर्ड एज। अब देखिए अलग अलग हमें प्राइस पे, अगर हमें अलग अलग, मान लीजिए ये प्राइस है, ये प्राइस है, अगर हमें ऐसे ऐसे अलग अलग प्राइस पे हमें एक फैक्टर इनपुट अवेलेबल कराया गया है, तो वो क्या रिफर्ट करेगा, क्या हम उसको आइसो रेवेन्यू लाइन कहेंगे, क्या हम उसको आइसो कॉस्ट कहेंगे, क्या हम उसको आइसो क्वांट कहेंगे, या क्या हम उसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि हमें पता होना चाहिए कि आइसो रेवेन्यू लाइन किसे कहते हैं, आइसो कॉस्ट लाइन किसे कहते हैं, या इन सब का मतलब क्या होता है। तो हम वन बाई वन एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आइसो रेवेन्यू लाइन किसे कहते हैं। देखिए वो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस दो फैक्टर के, जिससे हम हर एक फैक्टर, मतलब वो हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन के फैक्टर में सेम टोटल रेवेन्यू, यानी कि हम सेम टोटल रेवेन्यू प्राप्त कर रहे हैं, इसीलिए इसको आइसो रेवेन्यू लाइन कहा जाता है, जहाँ पे हमें हर एक कॉम्बिनेशन पे सेम रेवेन्यू मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे हमें रेवेन्यू की तो कहीं बात ही नहीं की गई है, यहाँ पे तो प्राइस दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें फैक्टर इनपुट्स दिए हुए हैं और प्राइस दिया हुआ है, तो रेवेन्यू की यहाँ पे तो कहीं बात ही नहीं हुई है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। अब हम चलते हैं सेकंड में, आइसो कॉस्ट लाइन किसे कहते हैं। अभी इसको रहने देते हैं, थर्ड पे चलते हैं कि थर्ड हमारा क्या कहता है, आइसो क्वांट क्या कहता है। तो देखिए आइसो क्वांट हम उसे कहते हैं जहाँ पे फैक्टर के सारे कॉम्बिनेशंस जो प्रोड्यूस करते हैं एक सर्टेन आउटपुट को, यानी कि कुछ ही आउटपुट है उसी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन हमारा तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स इनपुट दिए हुए हैं, टोटल आउटले दिया हुआ है, एक सर्टेन आउटपुट के बारे में बात तो नहीं किया है, तो इसलिए ये भी हमारा नहीं होगा। अब हम चलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की तरफ। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक रिप्रेजेंटेशंस है जो कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट को दिखाता है, और जो कि प्रोड्यूस करता है एक हमें रिसोर्स और गिवन टेक्नोलॉजी पे हमें अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करता है, और इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। इसके अलग नाम भी है, प्रोडक्ट्स ऑफ पॉसिबिलिटी फ्रंटियर्स भी कहते हैं इसको। लेकिन हमें अब हम आइसो कॉस्ट को देखते हैं, यहाँ पे प्राइस की बात भी दी हुई है और यहाँ पे कॉस्ट दिया हुआ है, तो हमें आइसो कॉस्ट बताता है वो ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ फैक्टर जिसका कॉस्ट जो है वो सेम हो सारे फैक्टर्स पे। तो अब देखिए टोटल आउटले ऑन अ फैक्टर इनपुट अवेलेबल एट अ गिवन प्राइस, यानी कि प्राइस हर एक पे सेम है, गिवन है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन होगा बी कि ये एक आइसो कॉस्ट लाइन को शो कर रहा है, तो इसलिए 5 का आंसर हो जाएगा बी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि इन स्टेकलबर्ग मॉडल ऑफ डिओपॉली। अब देखिए ये एक फॉर्म्स ऑफ मार्केट का क्वेश्चन है जिसमें डिओपॉली के कई सारे मॉडल हैं, जिसमें क्रोनोड, डिओपॉली, स्टेकलबर्ग और बहुत सारे और भी इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने डिओपॉली के मॉडल दिए हुए हैं। अब इसमें है इफ़ बोथ सेलर एक्ट एज फॉलोअर। अब मान लीजिए कि डिओपॉली में जो दो सेलर हैं, डिओपॉली का मतलब होता है दो सेलर, अगर ये दोनों सेलर
मान लीजिए ये जो दोनों सेलर हैं, ये दोनों सेलर फॉलोअर्स हैं, तो वो क्या होगा, क्या वो क्रोनॉट सोल्यूशन को देगा? तो ये क्रोनॉट सोल्यूशन अलग है, इसमें आउटपुट की बात करता है, प्राइस की बात नहीं करता है, स्टैकरबर प्राइस की बात करते हैं। क्या ये सिचुएशन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम है कि दोनों सेलर फॉलोअर्स हैं? तो ज़रूरी नहीं है कि अगर सेलर फॉलोअर होगा तो वो डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन क्रिएट कर देगा, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। क्या कोल्यूजन बिटवीन सेलर है? क्या सेलर ने एक कोल्यूजन बिठा लिया है कि हम इतने पे ही सेल करेंगे? लेकिन ऐसा नहीं है। अगर दोनों सेलर फॉलोअर्स बन गए हैं तो एक प्राइस वॉर हो जाएगा उन दोनों के बीच में कि दोनों फॉलो कर रहे हैं एक दूसरे को, तो दोनों में प्राइस वॉर जैसी सिचुएशन आ जाएगी। इसलिए हमारा ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेरिट ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। देखिए ये थ्योरी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, सैमुअल्सन ने जो दी है। ओवर अर्लियर थ्योरीज, जो भी पिछले थ्योरीज थी इंडिफरेंस कर्व वगैरह की थ्योरी, तो इसका मेरिट पूछा है कि रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी का क्या मेरिट है जो पिछली थ्योरीज जो भी थी, इंडिफरेंस कर्व थ्योरी, हिग्स की थ्योरी, तो इज दैट इज एक्सप्लेन कंज्यूमर बिहेवियर विदाउट रेफरेंस। क्या उन लोगों ने कंज्यूमर बिहेवियर को बिना रेफरेंस से दे दिया? तो क्या ऐसा मेरिट है कि रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी अर्लिएस्ट थ्योरी के कंपैरिजन में अच्छी है? तो देखिए रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी में अर्लिएस्ट थ्योरी ने क्या इग्नोर कर दिया था कंज्यूमर बिना रेफरेंस दिए हुए। तो ये रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी में भी कंज्यूमर इनकम को प्रेफर नहीं किया गया है। इसमें यूटिलिटी की बात की गई है, कंज्यूमर के प्रेफरेंस की बात की गई है, रेशनैलिटी अजम्पशन की बात की गई है, लेकिन कंज्यूमर्स के इनकम की बात नहीं की गई है। इसीलिए ये हमारा ये वाला ऑप्शन सही होगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, यूटिलिटी फंक्शन फॉर अ कंज्यूमर इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इन द क्वांटिटी कंज्यूम्ड ऑफ अ सिंगल अवेलेबल कमोडिटी, सच अ यूटिलिटी फंक्शन इज ऑलवेज। अब देखिए मोनोटोनिक का मतलब क्या होता है? मोनोटोनिक का मतलब होता है कि अगर कोई फैक्टर हम अगर किसी चीज़ में लगाते हैं, अगर वो इंक्रीज करता है तो वो इंक्रीज करेगा, मतलब एक ही डायरेक्शन में वो मूव करेगा। इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज करेगा, डिक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज करेगा। तो ये एक लीनियर फंक्शन की बात करता है। और यहाँ पे जो क्वांटिटी कंज्यूम्ड है वो भी एक सिंगल वेरिएबल कमोडिटी है, तो जो यूटिलिटी फंक्शन होगा वो ऑलवेज लीनियर होगा। इसलिए हमारा ऑप्शन होगा डी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी डिमांड ऑफ मनी इज अ। यहाँ पे अगर क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का अगर रीस्टेटमेंट किया जाए तो कौन सी थ्योरी हमारी बनती है? क्या थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट रेट बनती है? क्या थ्योरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन बनती है? क्या थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी बनती है? या थ्योरी ऑफ कंजम्पशन डिमांड बनती है? अब देखिए क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का रीस्टेटमेंट, तो रीस्टेटमेंट क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी फ्रीडमैन ने दिया है, यानी कि फ्रीडमैन ने रीस्टेटमेंट का क्वांटिटी थ्योरी की बात की है। तो फ्रीडमैन ने जो थ्योरी दी है वो डिमांड फॉर मनी के ऊपर दी है, ना कि इनकम, ना कि इंटरेस्ट। उन्होंने फंक्शन बताया है कि किस तरह से डिमांड फॉर मनी के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। उन्होंने बहुत सारे फंक्शन दिए हैं कि वो रेट ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न्स का एक फंक्शन होगा, प्राइस का होगा, इनकम का होगा। तो उन्होंने डिमांड ऑफ फॉर मनी की बात की है, ना कि इंटरेस्ट रेट, इनकम डिटर्मिनेशंस। तो इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट अ सोर्स ऑफ ग्रोथ इन पोटेंशियल आउटपुट। अब देखिए इसमें पूछा है कि कौन सा है जो कि इंक्लूड नहीं करता है किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ का, पोटेंशियली वो ग्रोथ हो। तो मान लीजिए कि अगर किसी भी इकोनॉमी में लेबर का, कैपिटल का एक्सपेंशन हो रहा है तो ये तो अच्छी बात है, कैपिटल जितना ज़्यादा होगा हमारा ग्रोथ उतना ज़्यादा होगा। अगर लेबर का एक्सपेंशन होता है तो ये भी अच्छी बात है, जितना लेबर होगा, जितने कैपिटल होंगे उतना हमारी इकोनॉमी और इफ़िशिएंट वे में काम करेगी। और इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट होगा तो भी हमारा जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये तो तीनों पॉजिटिव बातें कर रहे हैं ग्रोथ को लेके, लेकिन हमें पूछा है कि डज नॉट कंस्टिट्यूट। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या है? इम्प्रूवमेंट इन मॉनेटरी सिस्टम। अब बताइए कि मॉनेटरी सिस्टम में अगर इम्प्रूवमेंट होगा तो क्या वो ग्रोथ, पोटेंशियल ग्रोथ को बताएगा? नहीं। मॉनेटरी सिस्टम में इम्प्रूवमेंट का मतलब है कि वो फाइनेंशियली कुछ उसमें
मनी सप्लाई में, मनी डिमांड में, इसमें ऊपर नीचे वो करते हैं या कुछ इम्प्रूवमेंट करते हैं, बैंकिंग रेगुलेशन करते हैं। ये ग्रोथ से रिलेटेड इनडायरेक्टली काम करते हैं, डायरेक्टली काम नहीं करते हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, कि ये पोटेंशियली ग्रोथ का सोर्स नहीं है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि इफ फॉलोज इट फॉलोज फ्रॉम द अजम्पशन ऑफ रेशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस। तो देखिए, रेशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस का कंसेप्ट सबसे पहले जॉन म्यूथ ने दिया था। इन्होंने क्या बोला था कि सारे जो कंज्यूमर है, जो जितने भी पहले से काम कर रहे हैं लेबर्स, वो पहले ही सब कुछ जान चुके हैं, अपने पास्ट एक्सपीरियंस है कि उनके पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, अब वो अपना फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। वो इतने अब शातिर हो गए हैं कि अपना फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लेते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए उनकी कंपनी में जहाँ पे भी वो काम करते हैं, अगर कुछ वेजेस बढ़ते हैं तो वो खुश नहीं होंगे उस वेजेस के बढ़ने से, क्योंकि उनको पता है कि मार्केट में प्राइस भी तो बढ़ गया है। अगर प्राइस हर एक प्रोडक्ट्स के बढ़ जाएंगे तो उनके वेजेस बढ़ने का कोई खास अंतर नहीं पड़ेगा, खर्चा उनका उतना ही होगा जितना पहले हो रहा था। उसको हम रेशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस में एक्सप्लेन किया गया है इन सारी बातों को। तो हम देखते हैं कि क्या अजम्पशंस था। तो मोस्ट अनएम्प्लॉयमेंट इज वॉलेंट्री, ऐसा कुछ अजम्पशन नहीं था रेशनल एक्सपेक्टेशन में। मॉनेटरी पॉलिसी कैन वर्क इन अ शॉर्ट रन, ऐसा भी कोई अजम्पशन नहीं था। फिजिकल पॉलिसी वर्क इन शॉर्ट रन, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, अनएम्प्लॉयमेंट की बात ही नहीं की गई थी। इसमें ये बात की गई थी कि जो भी सरकार की पॉलिसी है, यानी कि ऑल पॉलिसी दैट प्रेडिक्टेबल, वो सब प्रेडिक्टेबल है, आर इनइफेक्टिव, यानी कि उनकी कोई भी जो पॉलिसी है वो इफेक्टिव नहीं होती है, क्योंकि वो पहले ही जानते हैं कि जितनी भी पॉलिसीज़ आई हैं उनका क्या ट्रेंड रहा है, तो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से वो सीख चुके हैं। तो इसलिए वो अपने फ्यूचर में ऐसी गलती नहीं करते हैं कि वो सरकार की लाई गई पॉलिसी पे बिलीव कर लें। तो इसीलिए उनको रेशनल पीपल कहा जाता है, और इसको रेशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस में एक्सप्लेन किया गया है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन होगा डी, सही ऑप्शन। अ पर्सन हु इज़ नो लॉन्गर लुकिंग फॉर अ जॉब इज़ कंसिडर। अब देखिए, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत तरीके के होते हैं। अब मान लीजिए कि एक आदमी है, वो मान लीजिए हम आजकल के सिनेरियो में ही देख लेते हैं कि एक स्टूडेंट है, वो उसने ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, लेकिन वो क्या कर रहा है, उसने सब कुछ तो कर लिया, लेकिन जब वो जॉब करने जा रहा है तो उसको जॉब मिल ही नहीं रही है। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि जो पढ़ाई उसने की हो, उस जॉब के लिए, जिस जॉब के लिए वो जा रहा है, उसे मैच ना कर रहा हो। तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयड, कि वो पढ़ा लिखा तो है, जॉब भी करना चाहता है, लेकिन उसका जो स्किल है उस जॉब के स्किल से फुलफिल नहीं हो पा रही है। उसको बोलते हैं हमारे स्ट्रक्चर में ही कुछ गड़बड़ी है, यानी कि स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से जो लोग हैं उनका स्किल मैच नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसको स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयड कहते हैं। लेकिन हमारे क्वेश्चन में पूछा है कि नो लॉन्गर लुकिंग फॉर अ जॉब, कि वो पर्सन जॉब ढूंढ ही नहीं रहा है। तो ऐसा तो है नहीं, इसमें तो पर्सन जॉब ढूंढ रहा है, लेकिन स्किल ना होने की वजह से उसको जॉब नहीं मिल रही है। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड हमारा ऑप्शन है कि फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड। इसको क्या बोलते हैं, मान लीजिए कि एक आदमी जॉब कर रहा था, लेकिन उसने वो जॉब छोड़ दी, जो भी रीज़न हुआ हो, उसको वहाँ पे उसका एनवायरनमेंट अच्छा ना हो या उसको निकाल दिया गया हो, तो अब वो नया जॉब ढूंढने जाएगा। यानी कि पहला जॉब तो उसने छोड़ दिया, अब वो नए जॉब के लिए जाएगा। तो क्या होगा, तुरंत तो उसको जॉब एक तुरंत तो मिल नहीं जाएगी। तो कुछ मान लीजिए 10 दिन लगे, 20 दिन लगे, 1 मंथ लगे, तो जो वो 1 मंथ का टाइम लेगा, तो उसने उस 1 मंथ में पैसे तो कहीं से उसको मिले नहीं। तो यानी कि वो अनएम्प्लॉयड ही था 1 मंथ। उसने भले पिछला जॉब छोड़ दिया, लेकिन वो जब नया जॉब ढूंढ रहा है और उसने 1 मंथ का टाइम लगाया, तो वो 1 मंथ अनएम्प्लॉयड रहा। तो इसलिए ऐसे अनएम्प्लॉयड को फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड कहते हैं। ये ज़्यादातर डेवलप कंट्री में होता है, जहाँ पे लोग एक जॉब छोड़ते हैं तो दूसरी जॉब। ये हर एक स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयड और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयड, ये हर तरह के कंट्री में हमेशा रहता है। अब हम चलते हैं अंडर एम्प्लॉयड। अंडर एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि इससे क्वेश्चन का कोई लेना देना ही नहीं है, यानी कि ये तीनों ऑप्शन जो हैं ये हमारे क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज। अब क्यों लेना देना नहीं है, अब देखिए, और एक दो और एम्प्लॉयमेंट के टाइप होते हैं। एक को बोलते हैं वॉलेंट्री,
अनएम्प्लॉयड और एक को बोलते हैं नॉन वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड। अब वॉलेंट्री का मतलब होता है कि आदमी चाहता ही नहीं है कि, वॉलेंट्री का मतलब होता है इच्छा से, वो चाहता ही नहीं है कि उसको जॉब करना है और इसलिए वो अनएम्प्लॉयड है। तो हमारा असली जो ऑप्शन होगा वो होगा वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड पर्सन। तो हमारा इस ऑप्शन में ये कहीं है ही नहीं, तो इसलिए हमारा ये नन ऑफ अबव होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि कमर्शियल बैंक आर द लार्जेस्ट कैटेगरी ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज, अदर्स इंक्लूड्स। अब कमर्शियल बैंक के बहुत सारे इंटरमीडिएटरीज होते हैं। इंटरमीडिएटरीज का मतलब होता है कि कमर्शियल बैंक में बहुत छोटे छोटे और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मर्ज होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, हमें ऑप्शन दिया है। क्या लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं सेविंग्स एंड लोन इंस्टीट्यूशंस ये भी होते हैं, और पेंशन फंड्स ये भी इंक्लूड होते हैं। तो ये सारे फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज है कमर्शियल बैंक के, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन इंक्रीज इन रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। अगर रिजर्व रिक्वायरमेंट बढ़ता है तो क्या होगा, हमें ऑप्शन दिया हुआ है राइज द कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज, राइज द प्रॉफिट ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज, राइज द वॉल्यूम ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज, या ऑल ऑफ दैट। अब देखिए, इंक्रीज इन रिजर्व रिक्वायरमेंट। रिजर्व रिक्वायरमेंट का मतलब होता है, रिजर्व मतलब होता है किसी भी तरह का ऐसा रिजर्व जो जिसका रिक्वायर्ड हो जाए, या पैसे हो सकते हैं, या मार्केट में कोई सिक्योरिटीज हो सकती है, स्टॉक्स हो सकते हैं। तो अगर वो बढ़ता है एंड इंक्रीज इन रिजर्व रिक्वायर्ड, उसकी ज़रूरत होती है, रिक्वायर्ड होती है किसी भी रिजर्व की, तो क्या मान लीजिए पैसे की ज़रूरत पड़ गई मार्केट में, तो गवर्नमेंट को तो पैसा छापना पड़ेगा ना, ऐसे तो पैसे उड़ के आ नहीं जाएगा। तो अगर छापना पड़ेगा तो उस पर कुछ कॉस्ट होगा, कॉस्ट लगता है किसी भी नोट या कॉइन को छापने के लिए हमें कुछ कॉस्ट पे करके हमें उसे छापना पड़ता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट का तो कोई लेना देना नहीं है। अगर हमें रिजर्व रिक्वायर्ड की ज़रूरत पड़ती है या इंक्रीज होता है तो उस पर प्रॉफिट तो होगा नहीं, ना ही उसका वॉल्यूम फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज का बढ़ जाएगा कि ये बहुत ही ज़्यादा इसके पास रिजर्व हो गया है, ऐसा कुछ तो होगा नहीं। लेकिन उसका कॉस्ट ज़रूर बढ़ जाएगा, इस वजह से होगा राइज द कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ देयर आर नो डिमांड और सप्लाई शॉक। अगर कोई डिमांड और सप्लाई शॉक नहीं हो रहा है तो क्या होगा हमारे क्या होगा, मतलब इकोनॉमी में क्या होगा। क्या एक्चुअल इन्फ्लेशन विल डिक्लाइन टू नियर ज़ीरो। क्या एक्चुअल इन्फ्लेशन डिक्लाइन कर जाएगा। क्या एक्चुअल इन्फ्लेशन डिक्लाइन करेगा एक्सपेक्टेड रेट के। क्या एक्चुअल इन्फ्लेशन राइज करेगा एक्सपेक्टेड रेट के। और क्या एक्चुअल इन्फ्लेशन इक्वल होगा एक्सपेक्टेड रेट के। अब देखिए, इन्फ्लेशन क्या होता है, जब डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसकी वजह से जो चीज़ों के प्राइस हैं उन, अगर डिमांड बढ़ेगा तो जो चीज़ है उसके प्राइस भी बढ़ जाएंगे। तो यानी कि हम अगर डिमांड की वजह से प्राइस बढ़ता है तो उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। अब मान लीजिए देर आर नो डिमांड एंड सप्लाई शॉक। अगर कोई डिमांड और सप्लाई शॉक है ही नहीं तो जितने भी इन्फ्लेशन के टाइप हैं, एक्चुअल इन्फ्लेशन और एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये ऊपर के सारे ऑप्शंस गलत हैं, क्योंकि यहाँ पे ना डिमांड और सप्लाई शॉक है ही नहीं, तो इकोनॉमी में किसी तरह का इन्फ्लेशन ऐसा होगा ही नहीं, इसलिए एक्चुअल इन्फ्लेशन इक्वल हो जाएगा एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन के। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि ग्रास रूट प्लानिंग रिफर्स टू। ग्रास रूट का मतलब होता है कि एकदम ज़मीनी स्तर पे जब हम रह के प्लानिंग करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं। लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ये कोई सिस्टम की तो बात की जा नहीं रही है, प्लानिंग की बात की जा रही है। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, यहाँ पे प्लानिंग की बात कर रहे हैं हम, किसी प्रोग्राम की बात नहीं कर रहे हैं। प्रोमिनेंस ऑफ सेक्टोरियल प्रायोरिटीज़, यहाँ पे किसी तरह के प्रायोरिटीज़ की भी बात नहीं हो रही है। जो पंचायती राज है ये ग्रास रूट लेवल पे रह के काम करता है, तो ये अलग अलग तरह के प्लानिंग्स करता है कि किस तरह से हम लोगों को एम्प्लॉयड कर सकते हैं, कैसे उनकी स्थिति को सुधार सकते हैं, या क्या क्या ज़रूरतें हैं ग्रास रूट लेवल पे, गरीबों को क्या ज़रूरतें हैं। तो ये पंचायती राज जो कि एकदम निचले स्तर पे काम करता है, उसी को ये ग्रास रूट लेवल प्लानिंग इसी से रिफर करता है, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सोलो के अकॉर्डिंग लॉन्ग रन रेट ऑफ ग्रोथ इन एन एडवांस इकोनॉमी इक्वल टू हैरड्स। अगर किसी भी एडवांस इकोनॉमी में लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है तो वो हैरड के किस चीज़ के इक्वल होगा। तो लॉन्ग रन हैरड का जो नेचुरल ग्रोथ रेट है, हैरड ने 3 ग्रोथ रेट दिया था, एक्चुअल ग्रोथ रेट, वारंटेड ग्रोथ रेट और नेचुरल ग्रोथ रेट।
और सोलो ने हैरड के मॉडल पे बेस था सोलो का मॉडल, और जिन्होंने अपना दूसरा मॉडल दिया था। लेकिन ये पूछ रहा है कि ये अगर लॉन्ग रन ग्रोथ है एडवांस इकोनॉमी की, तो हैरड के किस ग्रोथ रेट के इक्वल हो जाएगा सोलो का लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ? तो हैरड के नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ के ये इक्वल होगा सोलो का लॉन्ग रन वाला लॉन्ग रन रेट ग्रोथ रेट। अब देखिए, जो हैरड हैं इन्होंने नाइफ एज की प्रॉब्लम दी थी, नाइफ एज इक्विलिब्रियम बताया था, और नाइफ एज इक्विलिब्रियम में एक्चुअल ग्रोथ रेट और वारंटेड ग्रोथ रेट और नेचुरल ग्रोथ रेट ये तीनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। उसको हम नाइफ एज इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो ये हैरड ने दिया था अपने थ्योरी में, अपने मॉडल में। अब हम आते हैं 18 पे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ टाइड एड इज दैट। अब देखिए, टाइड एड ये क्या होता है? टाइड का मतलब होता है एकदम बहुत बंधा हुआ, और एड का क्या मतलब होता है कि किसी भी तरह की सहायता। अब देखिए, अब बंधा अगर इसका हिंदी में हम अनुवाद करें तो इसको बोलते हैं बंधा हुआ सहायता। अब बंधा हुआ सहायता कौन देगा? तो बंधा हुआ सहायता जो है अक्सर फॉरेन एड, इसको हम फॉरेन एड को भी कहते हैं, लेकिन ये किसी पर्पस के लिए ही होता है। जैसे मान लीजिए कोई कंट्री है और हमारे इंडिया को वो कुछ पैसे दे रही है, कुछ एड दे रही है, लेकिन उसने शर्त क्या रख दिया है कि मान लीजिए ये यूएसए है और ये इंडिया है, इसने इंडिया पे कुछ रिसोर्स पैसे तो दे रही है, मान लीजिए इंडिया को कुछ ज़रूरत है, वो एड तो दे रही है, सहायता दे रही है, लेकिन इंडिया से क्या कह रही है कि तुमको जो मैं दे रहा हूँ एड, मान लीजिए कि इसने 50 रुपये दिए इंडिया को, और बोल रहा है कि मैं तुमको ये जो 50 रुपये दिया हूँ ये तुम कहीं और नहीं खर्चा करोगे, तुम इसको हमारे जो कंट्री में कुछ प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तुम उसी प्रोडक्ट्स को खरीदोगे। तो अपने द्वारा दिए गए एड से वो अपने ही कंट्री के प्रोडक्ट्स को खरीदवा रहा है, और इससे क्या बेनिफिट होगा इसका? इसके मार्केट का, यूएसए के मार्केट के सामान इंडिया में बिकने लगेगा, और इंडिया के लोग उसकी डिमांड करने लगेंगे, इसलिए यूएसए का मार्केट ग्रोथ करेगा। इस वजह से ऐसी कंट्रियां टाइट एड पॉलिसी को अपनाती हैं ताकि उनका मार्केट का विस्तार हो और इनका ग्रोथ हो। लेकिन ये जो हमारे ऑप्शन है कि इट कैन बी यूज्ड ओनली इन प्राइवेट सेक्टर, इट्स शेयर्ड इक्वली बिटवीन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। ये यूएसए पहले एक इनका डिसाइड रहता है कि आपको अगर मैं एड दे रहा हूँ तो इससे आप यही सामान ले सकते हैं। तो इसमें प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, शेयर, इसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि एक तरह से फॉरेन एड है। इट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर द पर्पस फॉर विच इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड एंड टू बी यूज्ड इन प्रोक्योरिंग रिसोर्सेज फ्रॉम अ स्पेसिफाइड रिसोर्सेज। तो ये बात सही है कि ये एक किसी गिवन पर्पस पे ही यूज़ करना है, बाकी इसका यूज़ हम कहीं और नहीं कर सकते, इसीलिए हमारा ऑप्शन डी सही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि बैलेंस ग्रोथ मीन्स क्या होता है। देखिए, बैलेंस का क्या मतलब होता है? बैलेंस का मतलब होता है कि सब कुछ बराबर हो, कुछ भी जितने भी रिसोर्सेज है हमारी इकोनॉमी में सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, किसी भी तरह का कोई ग्रोथ ऊपर नीचे ना हो, तो ऐसे ग्रोथ को हम बैलेंस ग्रोथ कहते हैं। तो हम ऑप्शन देखते हैं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कि इक्वल इंक्रीज इन रिसोर्स एलोकेशन इन ऑल सेक्टर। तो सही बात है, पहले ही हमारा ऑप्शन मिल गया कि हर जगह इक्वल रिसोर्स का एलोकेशन हो, इक्वल रिसोर्स बांटा जाए। मान लीजिए हम यूपी है और मान लीजिए कि कोई दूसरा स्टेट है वेस्ट बंगाल, अगर यूपी को बहुत ज़्यादा पैसे दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट और वेस्ट बंगाल को उतने पैसे नहीं दे रही है, तो क्या वो रिसोर्स का अच्छे से एलोकेशन कर रही है? मान लीजिए यूपी तो बहुत ग्रोथ कर जाए लेकिन वेस्ट बंगाल ग्रोथ ना करे, तो क्या हम इसको बैलेंस ग्रोथ कहेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक ही कंट्री में एक स्टेट ग्रो कर रहा है, एक स्टेट पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो ऐसे ग्रोथ को हम बैलेंस ग्रोथ नहीं कहेंगे। इक्वल जब डिस्ट्रीब्यूशन हो पैसे का, रिसोर्सेज का दोनों स्टेट में, और दोनों स्टेट अपने अपने तरीके से काम करें ग्रोथ के लिए, ऐसे ग्रोथ को हम बैलेंस ग्रोथ कहते हैं। हमारे नेक्स्ट जो ऑप्शन है बैलेंस परसेंटेज ग्रोथ इन आउटपुट इन ऑल द सेक्टर, यहाँ पे परसेंटेज की बात नहीं की गई है, यहाँ पे रिसोर्सेज का एलोकेशन की बात की गई है। बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंशियल सेक्टर, इसकी भी बात नहीं की गई। इक्वल डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट सेक्टर इन द इकोनॉमी, इक्वल डेवलपमेंट नहीं किया गया है, यहाँ पे रिसोर्स का एलोकेशन की बात हुई है कि उसका एलोकेशन जब एक साथ होगा तो ग्रोथ भी एक साथ ही होगा, इसलिए इसको बैलेंस ग्रोथ कहते हैं।
सॉरी, हमारा एक क्वेश्चन शायद छूट गया प्रीवियस, उसको भी देख लेते हैं कि कैपिटल पर पर्सन डिक्रीजेस इफ इन्वेस्टमेंट पर पर्सन। अब मान लीजिए कि हम किसी आदमी में कम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब तो क्या होगा इससे, कैपिटल में कम मतलब सॉरी, कैपिटल पर पर्सन डिक्रीज कर रहा है, यानी कि हम किसी आदमी में या पर्सन में कम पैसे खर्चा कर रहे हैं। तो इफ़ इन्वेस्टमेंट पर पर्सन, तो उसके इन्वेस्टमेंट में क्या होगा, इज लेस देन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, क्या पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से कम होगा। तो सही बात है, हमें ऑप्शन यही मिल गया कि अगर हम कहीं भी किसी भी पर्सन पे कैपिटल ग्रोथ रेट पर पर्सन हमारा कम होगा या इन्वेस्टमेंट उस पर्सन पे कम होगा, तो हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी तो लेस ही होगा, इन्वेस्टमेंट अगर हम कम करते हैं तो इस वजह से ये हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। यहाँ पे एक्सीड तो होगा नहीं, यहाँ पे एक्सीड नहीं होगा, और सेविंग की तो बात ही नहीं है जब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल एंड इंक्रीज इन द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल, न्यू क्लासिकल बहुत सारे इकोनॉमिक्स हैं और उनके अलग अलग मॉडल भी हैं, लेकिन हम पूरे नियो क्लासिकल ग्रोथ मॉडल के लगभग लगभग सबके एक ही जैसे एजम्पशन होते हैं। एन इंक्रीज इन द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब देखिए जितने भी ग्रोथ हो या कोई भी हो, अगर क्लासिकल्स है तो उन बहुत क्लासिकल्स में बहुत सारे इकोनॉमिक्स हैं, जेबी से हैं, मार्क्स, तो ऐसे बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं, लेकिन उनको क्लासिकल क्यों बोला गया, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके सबके एजम्पशन एक जैसे होते हैं, उनके लगभग लगभग पर्सपेक्टिव एक जैसा होता है, इसलिए उन सबको क्लासिकल्स बोलते हैं। न्यू क्लासिकल्स में लगभग लगभग इनके सबके एजम्पशन एक जैसे होंगे, कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन उनके एट द एंड कहीं ना कहीं उनके विचार एक दूसरे से मिलते हैं, इसलिए उनको एक कैटेगरी में रखा जाता है। इस तरह से इकोनॉमिक्स में बहुत सारे डिफरेंट अलग अलग इकोनॉमिक्स को बांटा गया, जैसे मॉनेटरिस्ट, क्लासिकल, नियो क्लासिकल, किंजियन, इसके अलग अलग अजम्पशंस हैं। तो अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल में अगर इंक्रीज करेगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव तो क्या होगा इससे, इंक्रीज स्टडी स्टेट आउटपुट पर पर्सन, क्या पर पर्सन का स्टडी स्टेट आउटपुट बढ़ेगा, क्या इंक्रीज इन स्टडी स्टेट ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट, क्या आउटपुट का ग्रोथ रेट ऐसे बढ़ेगा, या इंक्रीज स्टडी स्टेट कैपिटल पर पर्सन, क्या कैपिटल पर पर्सन का कैपिटल बढ़ेगा। अब देखिए मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव अगर इंक्रीज होता है तो कैपिटल पर पर्सन भी इंक्रीज होगा, तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही होगा, ना कि ये सारे ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पर वर्कर प्रोडक्शन फंक्शन एज्यूम। पर वर्कर प्रोडक्शन फंक्शन क्या एज्यूम करता है कि कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल एंड इंक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न्स, क्या पर वर्कर प्रोडक्शन फंक्शन ये एज्यूम करता है कि कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल हो और इंक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न्स हो, क्या कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल एंड मार्जिनल डिमिनिशिंग रिटर्न्स, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मार्जिनल रिटर्न्स डिमिनिशिंग रिटर्न्स, या डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल और डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। अब देखिए मार्जिनल रिटर्न्स, कांस्टेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर आप लोग कहेंगे ऐसे आपको ये टर्म्स नहीं आते होंगे तो मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगी। अभी के लिए इसका आंसर होगा कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल एंड डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स सिस्टम प्रमोट्स मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब देखिए कि इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे टैक्स से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नेट में, तो हमें इसको ध्यान से पढ़ना है कि अलग अलग टैक्स सिस्टम कैसे काम करता है, इंडिया में कौन कौन से टैक्स सिस्टम काम करते हैं। अब देखिए हमें ऑप्शन में दिया है प्रोग्रेसिव टैक्स। अब देखिए प्रोग्रेसिव का मतलब होता है, प्रोग्रेसिव अगर वर्ड सुने तो प्रोग्रेसिव मतलब कि एक ऐसा आदमी जो कि अच्छे ख्याल का है, वो दूसरों में इतना इंटरफेयर नहीं करता है, प्रोग्रेसिव है, आगे हमेशा बढ़ता है, वो ये नहीं देखता कि उसका क्या है इसका क्या है, वो अपना अपना देखता है। रिग्रेसिव का मतलब होता है बहुत पिछड़ी तरह के लोग। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक समान, और इनडायरेक्ट का तो यहाँ पे लेना देना नहीं है। तो अब देखिए प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब होता है कि अगर कोई गरीब है, तो अगर मान लीजिए कोई रिच पर्सन है, कोई रिच आदमी 1 लाख रुपए कमाता है, 1 लाख, और कोई गरीब है वो सिर्फ 10,000 रुपये कमाता है, जो पुअर है वो सिर्फ 10,000 रुपये कमा रहा है। तो अब गवर्नमेंट इतना तो अन्याय नहीं करेगी कि पुअर से भी कहेगी कि लाओ तुम इतने पैसे दो, और तुम अब इससे कहेगी, रिच से भी कहेगी कि
तुम 10% दो, और पुअर से भी कहेगी तुम 10% दो। क्यों? क्योंकि अगर दोनों से 10% मांगेगी तो रिच के लिए 10% उसके इनकम का कुछ नहीं है, लेकिन इस पुअर के लिए 10% बहुत बड़ा पार्ट है, जो कि इसके लिए, इसकी लाइवलीहुड के लिए खतरा हो सकता है अगर सेम तरह का अगर उसको टैक्स देना पड़ गया तो। रिच के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं 10% देने में, लेकिन पुअर के लिए प्रॉब्लम होगा। ऐसे टैक्स को, जिसपे एक समान टैक्स लगता है, ऐसे टैक्स को हम प्रोपोर्शनल टैक्स कहते हैं, जो कि डायरेक्टली लिया जाता है। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई आदमी, कोई रिच है, वो 1 लाख रुपए कमाता है, 1 लाख कमाता है, और जो पुअर है वो 10,000 कमा रहा है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? कहेगी कि देखो तुम रिच हो तो तुम 25% टैक्स दोगे, और ये गरीब है तो हम इसके साथ अन्याय नहीं करेंगे, ये सिर्फ 5% टैक्स देगा, क्योंकि इसकी इनकम कम है। अगर हम इससे ज़्यादा ले लेंगे तो ये खाएगा क्या? तो इसलिए इसको प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं। किसी का नुकसान ना करके, और किसी का हम नुकसान नहीं करते हैं इसमें, एक उसके इनकम के अनुसार ही उससे टैक्स लिया जाता है। ऐसे टैक्स को हम प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं। अक्सर हमारे इनकम टैक्स वगैरह प्रोग्रेसिव टैक्स हैं। अब आते हैं हम रिग्रेसिव टैक्स क्या होते हैं। रिग्रेसिव टैक्स ऐसे टैक्स को कहा जाता है जिसमें सेम अमाउंट सबको देना पड़ता है, या तो वो रिच हो। इसमें किसी भी तरह का परसेंटेज फिक्स नहीं किया जाता है, अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग, लेकिन सेम अमाउंट लगता है। अब मान लीजिए, चलिए इसको पहले तो इसको मिटा लेते हैं, फिर रिग्रेसिव टैक्स भी मैं आपको समझाती हूँ कि रिग्रेसिव टैक्स क्या होते हैं। अब देखिए, रिग्रेसिव जो टैक्स है, मान लीजिए कि देखिए, जो हमारे कंट्री में जब भी जो जीएसटी है, ये एक रिग्रेसिव टैक्स का पार्ट है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि हम दूध खरीदने जाते हैं या बिस्किट खरीदने जाते हैं। चलिए मान लीजिए बिस्किट लेने जा रहे हैं, तो जो गरीब है, अगर वो भी एक पैकेट का बिस्किट खरीद रहा है, तो जो मान लीजिए 2 रुपए का टैक्स उसको दे रहा है, और जो अमीर है, जो रिच है, वो भी एक पैकेट बिस्किट का 2 रुपए दे रहा है। तो रिच के लिए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता 2 रुपए का, लेकिन इस गरीब के लिए तो 2 रुपया भी फर्क पड़ रहा है ना, लेकिन दोनों को एक समान टैक्स देना पड़ रहा है। तो ऐसे टैक्स को रिग्रेसिव टैक्स कहते हैं कि इस तरह से अगर देखा जाए तो गरीबों से तो हम ज़्यादा ले रहे हैं, अमीरों से कम ले रहे हैं उनके इनकम के कंपैरिजन में। तो ऐसे टैक्स को हम रिग्रेसिव टैक्स कहते हैं, जिसमें गरीब को ज़्यादा देना पड़ता है और अमीर को कम देना पड़ता है। अब इस तरह से जितने भी अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं उसमें अलग अलग तरह की टैक्स लगते हैं, और गरीब को ज़्यादा देना होता है, अमीर को कम देना होता है। ऐसे टैक्स को हम रिग्रेसिव टैक्स कहते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स कहलाते हैं जो कि डायरेक्टली हम किसी इनकम पे नहीं लेते हैं। हम किसी अलग, जैसे कि हम कोई प्रोडक्ट खरीदने गए, उस पर हमने टैक्स ले लिया, तो डायरेक्टली हम प्रोडक्ट खरीदे हैं, उसके अंदर ही टैक्स इंक्लूडेड है। ऐसे टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है सेल टैक्स, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन क्या पूछा था कि टैक्स सिस्टम प्रमोट मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप खुद ही देखिए कि जितना भी हमने समझा है उसमें सबसे इक्विटेबल क्या था? प्रोग्रेसिव था, कि जितना जिसका इनकम उस पर उतना टैक्स। तो ऐसे ये मोर ज़्यादा इक्विटेबल इनकम है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स, और इसलिए हमारा ये ऑप्शन होगा सही। अब हम मानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि लाफर कर्व स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन। लाफर कर्व, अब देखिए ये हर एक, जितने भी मैंने अभी तक सेशन लिए हैं, हर एक में ये क्वेश्चन पूछा है कि लाफर कर्व क्या बताता है। तो ये टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू के बीच के रिलेशनशिप को बताता है, और इसको लाफर ने दिया हुआ था। और इसका जो कर्व होता है वो इन्वर्टेड यू शेप का होता है। यहाँ पे टैक्स रेवेन्यू होता है और यहाँ पे टैक्स रेट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि टैक्स ऑन इनहेरेंट प्रॉपर्टी। अब देखिए टैक्स से कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हमें ये तीनों क्वेश्चन टैक्स से ही थे। तो टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे नेट के एग्जाम के लिए। तो अब इनहेरेंट प्रॉपर्टी का मतलब होता है जो कि हमारे पास पहले से प्रॉपर्टी पड़ी हो, जो कि हमारे पापा के पापा लोगों की प्रॉपर्टी होती है, ऐसे को इनहेरेंट प्रॉपर्टी कहते हैं। और इस पे जो टैक्स लगता है उसको वेल्थ टैक्स कहा जाता है। इनकम टैक्स का मतलब होता है जो इनकम पे लगता है। सेल टैक्स का मतलब होता है जो प्रोडक्ट के सेल होने के बाद प्रोडक्ट के सेल पे लगता है। और वैट का मतलब होता है जो एवरी स्टेज पे हम प्रोडक्शन के एवरी स्टेज पे अगर टैक्स देते हैं उसको वैट कहते हैं। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी।
अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखिए, आज आज हमने 25 क्वेश्चन लिए थे, 25 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए, और 25 क्वेश्चन में ये सारे जो क्वेश्चन है, ये जो 18 हमारा था उसका आई थिंक डी था ऑप्शन, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, मेरा क्वेश्चन कराने का मकसद यही था कि आप लोगों का रिवीजन भी हो सके और आप लोग अपना कंसेप्ट भी देख ले कि आपको कौन सा कंसेप्ट नहीं आता है, फिर आप उसको जाके पढ़ें। तो इस तरह से आपको ज़्यादा समझ में क्लियरिटी आएगी कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे आपको आंसर्स देना है। मैंने 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन कराए, आप उसको वीडियो को जल्दी जल्दी बढ़ा के देख सकते हैं। आप उसको यहाँ पे बाद में आंसर मिला भी सकते हैं कि आपका सही है कि गलत है, इसलिए मैंने लास्ट में आंसर भी दे दिया है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अब आगे के 25 क्वेश्चन में जून 2006 के लेके आऊँगी, ताकि आप लोगों को हर एक ईयर के पेपर को मैं सॉल्व कराऊँ। तो बने रहिए क्विक ईगो में ऐसे ही नए नए वीडियो के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।